हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। और ये चैप्टर डील करेगा 1857 में क्या क्या हुआ, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ और उसके बाद क्या हुआ। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ इंडियन सोसाइटी पे, पॉलिटी पे, है ना। तो ये देखेंगे आज हम पूरा चैप्टर। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर इतना जबरदस्त रिवोल्ट हुआ था, ये रिबेल हुआ था लोगों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। कोई भी ऐसे ही तो हंगामा कर नहीं देगा, कोई तो रीजन होगा। तो उसके पीछे रीजन था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज। अब वो पॉलिसीज कौन सी थी? बहुत सारी पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद और 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये लोग जब सत्ता में आ गए, है ना, तो इन लोगों ने बहुत सारी चीजें इंडियन सोसाइटी पे थोपना चालू कर दी जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस तो पहले भी लेते थे राजा वगैरह इंडिया के या मुगल वगैरह थे जो, तब भी टैक्स लिया जाता था। बट इस तरीके से टैक्स नहीं वसूला जाता था कि एकदम मतलब उनको खाने के लिए भी ना रह जाए किसान के पास, और एकदम मतलब वो दरिद्रता के कोने तक पहुंचा दिया जाए। इतना मतलब नहीं किया गया था कभी भी। एकदम पॉवर्टी लाइन से भी ढकेल, पॉवर्टी लाइन पे ही ढकेल दिया गया बिल्कुल कि हाँ भाई, आज सुबह का खा लिया तो शाम का पता नहीं है। इतना हालत खराब कर दी थी। और जो बेचारे दूसरे आर्टिजियन लोग थे, है ना, कारीगर लोग जो थे, जो कपड़ा बनाते थे या फिर जो दूसरा काम करते थे, फॉर एग्जांपल आपका उस समय मिट्टी का बहुत सारा काम होता था, है ना, बर्तन बनाना मिट्टी के, या फिर मूर्तियां वूर्तियां बनती थी, दुनिया भर के काम थे। और भी मेटल वर्क्स वगैरह था। तो इनमें जो काम करने वाले थे उनकी भी स्थिति बिगड़ गई बहुत ज्यादा, क्योंकि ये टैक्सेस बहुत वसूलने लग गए थे, है ना। और प्लस क्या करते थे कि टैक्सेस के साथ साथ उनसे सामान सस्ता खरीदते थे, और 10 रुपए की चीज को मान लो 2-3 रुपए में खरीद रहे थे जबरदस्ती, और ऊपर से टैक्स भी भरना है। तो जिंदगी एकदम बहुत ज्यादा दबा दी गई थी, मतलब बहुत ही बुरा हो रखा था। ऊपर से जो राजा महाराजा थे, जनता जिनसे जिनको इतने सालों से टैक्स दे रही थी, वो भी फंस गए थे अंग्रेजों के चंगुल में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं सब्सिडरी अलायंस कर लिया। सब्सिडरी अलायंस करने के बाद क्या होने लग गया कि उनके कोर्ट में बैठने लग गए, उनके दरबार में बैठने लग गए अंग्रेज। ठीक है, तो क्या पॉलिसीज बनाएगा राजा, लोकल राजा क्या क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज उसमें अपना हस्तक्षेप करते रहते थे, है ना, उसमें घुसते रहते थे। क्या पॉलिसीज बनाओगे, कौन अपॉइंट होगा, क्या टैक्सेस लगेंगे, है ना, रिबेट दोगे नहीं दोगे लोगों को। राजा इंटरफेयर करते रहते, और राजा कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास अब तो अपनी आर्मी भी नहीं थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो, क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि तुमको अपनी सेना रखने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास सेना है, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। ठीक है। अब शुरू शुरू में तो इनको लगा होगा कि हाँ बढ़िया है, सेना रखना तो खर्चा कम होगा, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ कितना भारी पड़ गया। अंग्रेजों ने मतलब एक तरीके से इनको फंसा लिया पूरी तरीके से। ठीक है, नवाब्स लूज देयर पावर। तो जितने भी नवाब्स थे उन लोगों की पावर चली गई, जैसा मैंने बताया आपको, है ना। तो जो रूलिंग फैमिलीज थी वो कोशिश करने लग गई कि अंग्रेजों के साथ नेगोशिएट करें। ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाने लग गए अंग्रेज राजा महाराजाओं के खिलाफ ही। फॉर एग्जांपल डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी। उसके हिसाब से ये था कि अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस नहीं रहता है ना, तो क्या होगा, उसकी जो किंगडम है, जो उसका राज्य है, वो अंग्रेजों में, अंग्रेज उस पे आ, अपना हक जमा लेंगे। वो अंग्रेजों का हो जाएगा वो राज्य, मतलब। तो यही हुआ झांसी के साथ, है ना, रानी लक्ष्मीबाई के। उनके हस्बैंड की जब डेथ हो गई तो उनका कोई बेटा था नहीं। ठीक है, तो उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मानने से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे इसको, अडॉप्टेड सन को, एज अ हेयर, है ना, हेयर को नहीं एक्सेप्ट किया। ऐसे ही नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव की, तो उन्होंने भी अपील की कि उनकी फादर की पेंशन उनको दी जाए जब वो मर गए हैं, लेकिन कंपनी ने उसको भी नहीं माना। कंपनी ऐसा क्या करती थी, कंपनी में क्यों बोल रहा हूँ, ब्रिटिश राज क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो इनिशियली वो ब्रिटिश कंपनी ही थी, वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे यहाँ पे, है ना। वो तो इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देख करके उन्होंने फायदा उठा लिया और
पॉलिटिकल पावर बन गए कहीं ना कहीं वो। तो ये कंपनी वालों ने क्या किया कि उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था अपने सुपेरियरिटी होने का, मिलिट्री पावर का। वो जानते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा, हम जो मन में आएगा वही करेंगे, ठीक। लेकिन ऐसा था नहीं कि उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, लोग उठाते ही रहते थे। बहुत सारे रिबेल हुए 1857 से पहले भी, बहुत सारे, ठीक है। और छोटे मोटे नहीं, बड़े रिबेल भी हुए, गाँव गाँव में बहुत होते थे, बहुत गाँव में होते थे। किसान वगैरह हमेशा करते रहते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाते रहते थे, ठीक है। फिर अवध सबसे लास्ट में एनेक्स किया गया था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। 1801 में तो अवध पे सब्सिडी अलायंस कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन 1856 पे इसको पूरी तरीके से ले लिया गया। डलहौजी ने कहा कि इस टेरिटरी में बिल्कुल मिस गवर्नेंस है, राजा लोगों पे ध्यान नहीं देता है, बहुत बुरा हाल है, तो ब्रिटिशर्स इसको अपने अंडर ले रहे हैं फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो कंपनी के लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं मुगलों को भी खत्म करने का सोच लिया था। उन्होंने क्या किया, पहले सिक्कों पे ना मुगलों के नाम होते थे, मुगल राजा का नाम होता था, जो भी राजा उस समय था, जैसे बहादुर शाह जफर था उस समय में, तो उसका सिक्के पे नाम आता था। इन्होंने क्या किया, अब जो सिक्के छपते थे उन पे मुगल बादशाह का नाम हटा दिया, ठीक है। 1849 में डलहौजी ने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद, है ना, जो किंग की फैमिली है उसको लाल किले से निकाल करके बाहर दिल्ली में कहीं पे बसा दिया जाएगा, ठीक। 1856 आते आते तो गवर्नर जनरल जो था उस जमाने का, कैनिंग, उसने कहा कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल किंग है, इसके बाद किसी को भी किंग नहीं घोषित किया जाएगा, सब खाली प्रिंसेस कहलाएंगे, ठीक। द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज। अब देखो, आज भी देख लो, जो आर्मी में लोग भर्ती हैं तो उनके घर पे तो लोग रहते हैं ना, ज्यादातर लोग आज भी किसान विसान है। उस जमाने में भी ऐसे ही था, उस जमाने में तो थे ही सारे किसान वगैरह, मैक्सिमम लोग, है ना। तो एक तरफ तो हैवी टैक्सेस लग रहा था उनका, किस पे, एग्रीकल्चर पे। तो घर पे अगर कुछ बात होती है तो उनको तो पता चलता ही था, चिट्ठी विट्ठी से, फोन नहीं हो रहा है, चिट्ठी तो होता था, तो बताते ही थे या मिलने जाते थे, छुट्टी पे आते थे लोग, तो पता ही चलता था कि गाँव वगैरह में बड़ा बुरा हालत है, अंग्रेजों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है, ठीक है। और कई लोगों की जमीनें जब्त हो गई क्योंकि उन्होंने क्या किया था, टैक्स पे करने के लिए लोन लिया था मनी लेंडर्स से, है ना, साहूकारों से। साहूकारों को नहीं लोन चुका पाए तो उनकी जमीनें हथिया ली साहूकारों ने, मनी लेंडरों ने, ठीक। दूसरी तरफ सिपाहियों को भी बड़ा गुस्सा था। सिपाहियों में एक तो यही कारण था कि भाई उनके घर पे ऐसे हालत चल रहे थे, ठीक है, घर पे लोगों को खाने पीने को नहीं हो पा रहा था ढंग से, जमीनें छीन ली जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। और दूसरी तरफ क्या था कि वो अपने जहाँ रहते थे, ड्यूटी करते थे, वहाँ भी वो खुश नहीं थे, उनकी पे कम थी, अलाउंसेस नहीं मिलते थे उनको उतना, और सर्विस के कंडीशंस भी बुरी थी, है ना, रहने की जगह अच्छी नहीं थी, खाने की जगह अच्छी नहीं थी। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके जो साथ के सिपाही थे अंग्रेज, उनको सब कुछ बेटर मिलता था, सैलरी ज़्यादा, रहने की कंडीशन अच्छी उनकी, ठीक है। फिर कुछ एक नए रूल्स बनाए अंग्रेजों ने जो डायरेक्टली उनके रिलीजियस को हैम्पर करते थे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, उस जमाने में माना जाता था कि समुद्र की यात्रा करना मतलब आप अपना रिलीजन और कास्ट सब खो दोगे, ठीक है, समुद्र यात्रा करके कहीं नहीं जाते थे। तो 1824 में अंग्रेजों ने सिपाहियों को बोला कि बर्मा जाना है, सी से जाना होगा। तो भाई अंग्रेजों सिपाहियों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे भाई सर सी से, हम लैंड से चले जाएंगे, सी से नहीं जाएंगे, ठीक है। उन्होंने उनको पनिशमेंट दिया, बहुत पनिशमेंट दिया कई सिपाहियों को, ठीक है। और 1856 से तो उन्होंने रूल ही बना दिया कि कोई भी नया जो भर्ती होगा उसको, अगर कंपनी चाहे तो, अगर विदेश भेजना होगा तो उसको जाना ही होगा, समुद्र के रास्ते भी जाना ही होगा, जाने की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं जो कंट्री साइड में चीजें चल रही थी, गांव देहात में जो चीजें चल रही थी, वो सिपाहियों को बहुत ज्यादा प्रभावित भी कर रही थी, और उनमें बहुत गुस्सा भरा हुआ था, है ना, सिपाहियों में। रिफॉर्म्स, अब अंग्रेज ना कुछ एक रिफॉर्म्स भी करने लगे इंडियन सोसाइटी में, घुस के हस्तक्षेप करने लगे सोसाइटी में। कैसे, वो लॉ बनाने लग गए, उन्होंने सती प्रथा बंद करा दी है, विधवाओं की शादियां कराने लग गए, ठीक, इंग्लिश एजुकेशन को खूब प्रमोशन देने लग गए, ठीक। 1830 के बाद तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी लैंड खरीद और प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, ठीक। 1850 में तो एक नया लॉ भी पास कर दिया गया कि जो भी क्रिश्चियनिटी अपना लेगा, ठीक है, तो उसको उसकी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी, ठीक। अब ये सब चीजें जो लोग देख रहे थे उनको लगा कि यार ये तो हमारे
जीने का ही पूरा सब कुछ बदल डालेंगे, है ना? हमारे रीति रिवाजों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हमें रीति रिवाज रोक रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उनको लगता था हाँ भाई भगवान हमारे से नाराज हो जाएंगे। तो लोगों में गुस्सा भरा पड़ा था भयानक तरीके से। आप कितने दिनों तक रोक सकते हो लोगों को में गुस्सा? नहीं रुकता है। भले ही आपके पास कितनी पावर है, लेकिन लोगों में गुस्सा जब हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं निकलता ही है फिर। इंडियंस भी ला रहे थे कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स, तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स इंडियंस भी कर रहे थे। हमारे इंडियन भी अपने ही रिफॉर्म्स को ला रहे थे जैसे ये अंग्रेज ला रहे थे। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, ठीक है? थ्रू द आईज ऑफ द पीपल। अब लोग क्या सोच रहे थे, अगर आप देखो तो दो कहानियां यहाँ पे दे रखी है, लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। एक ना विष्णु भट्ट गोडसे थे, एक ब्राह्मण थे जो महाराष्ट्र से रहने वाले थे। वो अपने अंकल के साथ जा रहे थे यज्ञ करने मथुरा, ठीक है, पैदल पैदल। तो उन्होंने एक किताब लिखी माझा प्रवास, ठीक है, मराठी में। तो उन्होंने बताया कि जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको सिपाही मिले, और सिपाहियों ने बोला कि आगे मत जाओ क्योंकि देखो वहां पे दंगा होने वाला है, मतलब रिवोल्ट होने वाला है 3 दिन में, और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला, उन्होंने और भी डिटेल में बताया सिपाहियों ने उसको कि देखो अंग्रेज जो है पूरा एकदम डिटर्मिंड है कि हमारा रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजन को खत्म कर देंगे। उन्होंने 84 रूल्स भी बना के अनाउंस भी कर दिया है, ठीक है, जहाँ पे कलकत्ता में, और सब राजाओं को बुलाया था, बड़े बड़े राजाओं को। हालांकि राजाओं ने एक्सेप्ट नहीं किया उस रूल्स को, लेकिन और अंग्रेजों को राजाओं ने बताया भी था कि इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है, लेकिन उन्होंने माना नहीं, अंग्रेज माने नहीं, और राजा बेचारे थकार के वापस चले आए हैं। और अब सबने मिल करके और हर कैंटोनमेंट में, खास करके मेरठ वगैरह के कंटोनमेंट में लेटर सर्कुलेट हो चुके हैं, डिफरेंट कंटोनमेंट में, मेरठ के कंटोनमेंट से डिफरेंट कंटोनमेंट में लेटर सर्कुलेट हो चुके हैं कि अब रिलीजन वार होगा ही होगा इसके बीच में, और ये सीक्रेट प्लान बना रखा है। ये बताया था एक सिपाही ने विष्णु भट्ट गोडसे जी को, जो उन्होंने लिखी है माझा प्रवास करके किताब में, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं फुल्ली प्लान था, ठीक। तो एक और है कहानी उसी जमाने की। देर वर, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे पड़ोसी हॉर्न बजा रहे जा रहे हैं गाड़ी के, ठीक है। देर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, ऐसा करके एक देखो, एक सूबेदार थे, ठीक है, उनका नाम था सीताराम पांडे। सीताराम पांडे जी 1812 में सिपाही रिक्रूट हुए थे, ठीक, बंगाल नेटिव आर्मी में, और 48 साल सर्विस करने के बाद वो रिटायर हुए 1860 में। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस समय इन्होंने रिबेलियन को दबाया था अंग्रेजों के साथ साथ देते हुए। और यहीं तक बात नहीं है, इनके बेटे को भी इनकी आंखों के सामने मार दिया गया था क्योंकि वो भी एक रिबेल था, ठीक है। और जब वो रिटायर हुए तो उनके जो ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर नॉर्गेट, उन्होंने बोला कि तुम इसके बारे में लिखो, एक किताब लिखो, ठीक। फिर उस उन्होंने एक 1861 में अवधि में पूरा अपना कहानी लिखी, किताब लिखी ऑटोबायोग्राफी टाइप में, और नॉर्गेट ने उसको ट्रांसलेट किया, ठीक। और इस किताब का नाम क्या है? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। तो उसी में से एक एक्सर्प्ट लिखा हुआ है, एक मतलब निकाली है कुछ एक बातें हैं। तो उसमें लिखा है कि देखो अवध के जो लोग थे उनके दिमाग में एक तरीके से डिस्ट्रस्ट फैल चुका था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। और ये लिखता है कि नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली के राजा के कुछ एक एजेंट्स थे, ठीक है, वो घूम घूम के लोगों को भड़का रहे थे जहां था, और वो उनको उकसा रहे थे कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ हो जाओ और एक मुटनी कर दो, ठीक है। और उन्होंने हजारों झूठ उनके साथ बोले और उनको विश्वास दिलाया कि अगर तुम हथियार उठाओगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे और हम अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ भगाएंगे, ठीक है। तो ये लिखा है इसने। आगे क्या लिखा है इसने? आगे लिखा है वहीं दूसरी तरफ क्या कर रही थी गवर्नमेंट, क्या कर रही थी जिसको सरकार लिखता है, वो अपने आदमियों को हर रेजिमेंट के पास भेज रहे थे। और वहाँ जो न्यू राइफल आई थी, है ना, इनफील्ड राइफल, जिसमें कि न्यू कार्ट्रिज आया था, उसको भर के फायर करना सिखा रहे थे।
लेकिन लोगों में ये बात फैल चुकी थी कि ये जो नया कार्ट्रिज है जिसको मुंह से काटना पड़ता है, उस पे जो ग्रीस लगी हुई है वो कहीं ना कहीं काऊ और पिग की फैट की बनी हुई है। ठीक है, अब ये दोनों के रिलीजन को हैम्पर करता था, हिंदुओं के भी और मुस्लिम्स के भी। तो ये बात लोगों में पूरी तरीके से दिल में घर कर गई थी। अब इस बात को चेताने के लिए कहीं ना कहीं कर्नल साहब को इसने सीताराम पांडे ने भी बताया, है ना, जाकर के कि सर ये ऐसी ऐसी बात फैल रही तो आप कुछ करो। लेकिन जो वहाँ का कर्नल था वो एकदम बेपरवाह था। वो कहता अरे कुछ नहीं होगा, ये कुछ दिन में अपने आप शांत हो जाएंगे, तुम कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये लिखा गया है। अब म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। अब देखो, जो रूलर होते हैं और जो जनता होती है, इनके बीच में, क्योंकि हमेशा ये नहीं हो सकता कि हाँ जो रूलर बोले जनता चुपचाप मान ले, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बीच में ना मन में एक बात घर कर गई थी, हर फील्ड, हर जगह के लोगों के मन में, चाहे पीजेंट हो, चाहे राजा महाराजा हो, नवाब हो, है ना, चाहे जमींदार हो या फिर सिपाही हो, हर किसी को दिखने लग गया था कि हमारा एक ही कॉमन एनिमी है भाई, वो है अंग्रेज। और इसके खिलाफ लोग क्या करने लग गए, ऑर्गेनाइज होने लग गए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन चालू करने लग गया और इनिशिएटिव लेने को भी तैयार हो गए। ठीक है, उन्होंने ठान लिया था कि अब इनको यहाँ से हटाना है, सिचुएशन को बदलना है। ठीक है, तो 1857 में सिचुएशन कुछ ऐसे थे कि नॉर्दर्न पार्ट इंडिया लगभग लगभग तैयार था चीजों के लिए। ठीक है, हालात बहुत बिगड़े हुए थे। और ये कब हुआ था, लगभग 100 साल बाद। 100 साल से कंपनी राज कर रही थी, है ना, 1757 से राज करना चालू किया था पटेल प्लासी से, तब से 100 साल हो चुके थे। इन 100 सालों में उन्होंने बहुत बहुत ही बुरा हालात कर दिए थे नॉर्थ इंडिया में लोगों की जिंदगी का। जो लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे कहीं ना कहीं, और इतना बुरा हाल कर दिया था कि लोगों को खाने पीने तक के लाले पड़ चुके थे। ठीक, और जब ये रिबेलियन हुआ तो इसको बोला जाता है कि ये बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस था कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला था। ठीक, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। होता क्या है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सोल्जर थे वो, उन्होंने अंग्रेजों पे गोली चलाई सबसे पहले। ठीक, फिर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, ये आपके मंगल पांडे, ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो वो अपने आप को आत्महत्या करने के लिए भी गोली मार लेते हैं, लेकिन उनको बचाया जाता है और उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी जाती है बैरकपुर में। ठीक, कुछ दिनों तक तो नॉर्मल चलता रहा। फिर मेरठ में लोगों ने क्या किया, रिफ्यूज करना शुरू कर दिया सिपाहियों ने कि हम ये जो कार्ट्रिज है इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि सबको शक था कि ये जो ग्रीस है इसके ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है काऊ और पिग की। तो 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और उनको 10 साल की जेल की सजा सुना दी गई, क्योंकि ऑफिसर्स को उन्होंने डिसोबे किया था। ठीक, ये कब हुआ था, 9 मई 1857, एक महीने बाद हुआ। इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, अब देखो, जो 85 सिपाही गए तो उनके भाई बंधु गांव के लोग तो उसी में थे ना, तो उन लोगों ने रात में बातें की होंगी, है ना। अब सबको लगा ये गलत हुआ है, तो 10 मई की सुबह सब के सब सोल्जर्स मार्च करते हैं जेल की तरफ, अपने साथियों को छुड़वाते हैं और जितने अंग्रेज थे उन पर अटैक करते हैं, उनको मार डाला जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो भी गन्स थे, एमिनेशन थे और जो बिल्डिंग्स वगैरह थी उनमें आग लगा दी गई, ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टीज को लूट लिया गया। ठीक है, और वहां से वार डिक्लेयर कर दिया गया कि अब फिरंगीज के खिलाफ हम वार डिक्लेयर करते हैं। अब फिर और सोल्जर्स ने एकदम ठान लिया कि अब इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, खत्म करना है, हम अपने लैंड को वापस लेके रहेंगे। तो अगर इनको हटाना है तो कौन रूल करेगा, फिर क्वेश्चन खड़ा होता है। तो उनके पास उसका आंसर भी था, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर खड़ को हम गद्दी पे बैठाएंगे, फिर से बहादुर शाह जफर राज करेगा, मुगलों का राज आएगा। ठीक, तो मेरठ से सिपाही उसी रात 10 मई की रात को निकल पड़ते हैं दिल्ली के लिए। ठीक, अगले दिन 11 मई को सुबह सुबह वो पहुंच जाते हैं दिल्ली। और जब दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में भी जो रेजिमेंट थी, है ना, उनको पता चलता है कि ऐसे से बात हुई है, तो वो लोग भी रिबेलियन कर देते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं, अम्युनिशन को सीज कर देते हैं, उनकी बिल्डिंगों को आग लगा दी जाती है। ठीक है, सब पहुंचते हैं लाल किले की दीवार के बाहर। ठीक है, बादशाह को बोलते हैं कि आप हमें लीड करो,
पहले तो वो मना करता है, वो सोचता है कि नहीं नहीं यार ये सही नहीं है, ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर उसको झुकना ही पड़ा सबके सामने, बातों सबकी बात के आगे, ठीक है। वैसे भी वो काफी बुढ़ा था, तो उसको लगा क्या ही कर कोई कर पाएगा मेरा, है ना, तो क्यों ना कोशिश कर ही ले एक बार, यही सोचा होगा उसने, है ना। फिर उसने एक लेटर लिखना चालू किया कंट्रीज में, हर जगह चीफ्स को, रूलर्स को, कि सामने आओ और एक ग्रुप बनाओ और हम सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे, मोर्चा खोलेंगे, ठीक है। अब सबको लगा होगा कि ठीक है यार, अंग्रेजों से तो बेटर ही थे हमारी लाइफ मुगलों के अंडर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हीं के अंडर रह के अच्छा जिंदगी बिता रहे थे पहले, राजा महाराजा की तरह। अब तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी, है ना। तो सब ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं तैयार भी हो गए थे। नॉर्थ इंडिया में तो तैयार हो ही गए थे, साउथ इंडिया में तो नहीं तैयार हुए। साउथ इंडिया ने कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया था, ऐसा नहीं कह सकते कि सारा का सारा नहीं साथ दिया, लेकिन मैक्सिमम साउथ इंडिया के लोगों ने साथ नहीं दिया उस जमाने में, 1857 में, रिवोल्ट में, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी भी शायद 1857 की उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रही बाद में। इनिशियली तो सभी थे, बट थोड़ा सा बाद में नहीं रही, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कमज़ोर पड़ा। बट मुस्लिम्स ने बहुत सपोर्ट किया, इनिशिएट तो उन्होंने ही किया था। और वो तो अंग्रेजों की तोड़ो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गया चीज़ों का, ठीक है। खैर एनीवेज, ये आपके बुक में नहीं है तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे चीज़ों को। तो हाँ, साउथ इंडिया का यहाँ पे डिस्कशन, साउथ इंडिया आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा, इस चलते मैंने आपको बता दिया कि साउथ इंडिया ने साउथ इंडिया से कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम था। ये पूरी की पूरी जो घटना हुई है 1857 की, वो कहीं ना कहीं आपकी नॉर्थ इंडिया में ही सेंटर्ड थी, ठीक है, पूरा नॉर्थ इंडिया, ठीक। और नॉर्थ इंडिया में भी खास करके आपका ये पूरा राजपूताना हुआ, और आपका सेंट्रल इंडिया हुआ, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, उड़ीसा वगैरह, ये सब पूरा पूरा एरिया जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हो चपेट में था इनके, ठीक। तो अब ब्रिटिशर्स को इस चीज का एक्सपेक्टेड नहीं था। ब्रिटिशर्स को लगा था ऐसा नहीं हो पाएगा कि इतनी छोटी सी बात कार्टरेज की इतना बवाल बनेगी, उनको लगा था ये बात अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, ठीक है। रिबिलियन स्प्रेड होता है, दिल्ली कब्जा कर लिया बागियों ने, है ना। अब कुछ दिनों के लिए शांति रहती है, लेकिन उसके बाद फिर कानपुर से खबर आने लग जाती है, लखनऊ से खबर आने लग जाती है कि वहाँ के रेजिमेंट्स ने भी म्यूटनी कर दी, ठीक है। ये बात धीरे धीरे टाउन्स, विलेजेस तक पहुंचने लग गई। अब जो वहाँ लोकल लीडर्स थे, जमींदार थे, चीफ थे, उन लोगों ने भी अपना आर्मी बनाई, है ना, और अंग्रेजों के खिलाफ निकल पड़े। नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, वो भी कानपुर के पास रहे थे, उन्होंने भी आर्म्ड फोर्सेस को गैदर किया, अंग्रेजों के गैरिसन को लूटना चालू किया, है ना, उनको मारा और खत्म किया वहाँ कानपुर में। और नाना साहब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर किया, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को पेशवा भी डिक्लेयर किया, साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को गवर्नर भी डिक्लेयर किया अंडर बहादुर शाह जफर, ठीक। फिर लखनऊ में ब्रिजेश कादिर, वो कौन थे, बेटे थे नवाब वाजिद अली शाह के, ठीक है। उन्होंने भी अपने आप को नवाब घोषित कर दिया, और उन्होंने बोला कि हाँ मुझे मंजूर है बहादुर शाह जफर का राज, सुचेनिटी उन्होंने भी उसकी कबूल कर ली। फिर इन्हीं की माँ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस सरप्राइजिंग में अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रिबल्स को ज्वाइन करती हैं, ठीक, और लड़ाई लड़ती हैं तात्या तोपे के साथ मिलकर के। फिर मांडला रीजन में रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ से, उन्होंने 4,000 लोगों की सेना अंग्रेजों के खिलाफ झोंक डाली, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। अब ब्रिटिशर्स ना हर जगह आउट नंबर हो गए थे रिबल फोर्सेस से, तो वो बहुत सारी लड़ाइयाँ हार गए, ठीक। अब लोगों को लगने लग गया कि हाँ अब ब्रिटिश रूल हट सकता है। जब ब्रिटिशर्स मारे जाने लग गए, भागने लग गए यहाँ वहाँ, और कई जगह से खाली हो गए, तो अब लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है। जो एक ज़माने में माना जा रहा था कि ब्रिटिशर्स को नहीं हराया जा सकता, बहुत ताकतवर है, बट अब विश्वास हो गया लोगों को कि इनको हराया जा सकता है, और अब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लग गए, ठीक है। और ये अब सिर्फ आ, सिपाहियों तक बात नहीं रह गई थी, ये आम जनता तक बात चली गई थी। लोगों ने गांव वगैरह में क्या किया, जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो सब जला वला दिए, है ना। अंग्रेजों को भी पीटा, जो जमींदार वगैरह अंग्रेजों का साथ देते थे उनको भी पीटा वगैरह होगा, मार भी दिया होगा कईयों को, है ना।
6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम भेजता है लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर कमांडर इन चीफ को, और वो उसमें लिखता है कि हमारे आदमियों को हर जगह से घेर घेर के मारा जा रहा है, हमारी ये लड़ाई बहुत एंडलेस टाइप में हो गई है, हर गांव हमारे खिलाफ है, हर जमींदार हमारे खिलाफ हो गया है, उसने लिखा। ठीक, इसी बीच बहुत सारे नए लीडर भी सामने निकल के आते हैं, जैसे अहमदुल्ला फैजाबाद से, ठीक, और ऐसे ही आपके भक्त खान दिल्ली दिल्ली के थे, है ना, और कुंवर सिंह बिहार से, ठीक। तो ये लोग भी कुछ एक नए लीडर्स सामने उभर के आते हैं। कंपनी फाइट्स बैक। अब शुरुआत में तो कंपनी कहीं ना कहीं हार गई, लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, क्योंकि साउथ इंडिया में उनका अच्छा पकड़ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी थी, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी भी थी, तो उन लोगों ने क्या किया, हर जगह से अब नॉर्थ इंडिया की तरफ अपना बटालियन को भेजना चालू किया, पूरा फौज के साथ। ये देखो, देख रहे हो, पूरा का पूरा फौज और हाथियों के पीछे तोपों को लेकर के चल रही हैं। तो अब ये नॉर्थ की तरफ आने से, और ऊपर से इन्होंने इंग्लैंड से भी रीइंफोर्समेंट मंगवाई, है ना, बारूद बारूद के लिए। खैर इंग्लैंड से आने में तो टाइम लगेगा, तो इन्होंने फॉर द टाइमिंग आस पड़ोस में जो अवेलेबल था वो मंगवा लिया। ठीक है, आस पड़ोस में कौन था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आएगा, और ऊपर से आपका ये आएंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी से लोग आएंगे, है ना। तो देखो हाथियों में हाथी पे फौज चल रही है। इन्होंने नए लॉस पास किए इसी बीच अंग्रेजों ने, कि जो भी रिबेल है उनको बिना किसी सुनवाई के मार सजा दी जाएगी। ठीक है, और इसी बीच दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया 1857 में, सितंबर में कर लिया गया। ठीक, मुगल एम्पायर को ट्राई किया गया, ठीक, कोर्ट में, और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, उम्र कैद दे दी गई सज़ा। उनकी वाइफ जो थी जीनत महल, उनको भी उम्र कैद दी और रंगून भेज दिया गया जेल। ठीक है, अक्टूबर 1858 में भेजा गया, एक साल बाद भेजा गया, और बहादुर शाह जफर फिर रंगून में ही उनकी डेथ होती है टिल नवंबर 1862, जब तक वो वहाँ रहे। ठीक है, दिल्ली तो कैप्चर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवोल्ट रुक गया, वो रिवोल्ट चलता रहा हर जगह, है ना। धीरे धीरे एक एक करके स्टॉर्म सेंटर्स पे अंग्रेज दबिश देने लग गए और दबाने लग गए। फॉर एग्जांपल मार्च 1858 तक लखनऊ भी उनके हाथ में आ गया था। फिर जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को भी हार का सामना देखना पड़ा, वो मारी जाती हैं। फिर वैसा ही हुआ रानी अवंतीबाई के साथ, है ना। तात्या टोपे भाग गए थे जंगलों में, वहाँ उन्होंने गुरिल्ला लड़ाई चलाई काफ़ी टाइम तक, वहाँ के लोकल ट्राइबल और पीसेंट्स के साथ मिलकर, लेकिन फिर बाद में वो पकड़े जाते हैं और उनको फांसी दे दी जाती है अप्रैल 1859 में। अब एक तरफ तो अंग्रेज दबा रहे थे लोग, है ना, अपनी ताकत से एक एक करके सेंटर जीते जा रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी बात फैलाई कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, चाहे सिपाही है, जमींदार है ना, वो चाहे तो सरेंडर कर सकते हैं, हम उनको माफ़ कर देंगे, उनके सारे जो हक हैं उनको वापस मिल जाएंगे, है ना। अगर सिपाही वापस आ जाते हैं तो हम उनको उनकी जॉब दे देंगे, और अगर जमींदार वापस आ जाता है तो हम उनकी जमींदारी वापस कर देंगे और उनको सारे राइट्स भी दे देंगे। बस शर्त एक है कि उन्होंने किसी अंग्रेज को मारा ना हो। ठीक है, कई लोग वापस भी आ गए, है ना, सरेंडर कर दिया कई लोगों ने। इस वजह से थोड़ा सा 1857 का रिवोल्ट थमने लग गया, लोग डर भी गए, कई सारे स्टॉर्म सेंटर्स को दबा दिया गया था, तब लोगों में डर होने लग गया कि भाई अंग्रेज तो फिर से जीतने लग गए, तो इससे बेटर है कि सरेंडर कर दो और बच जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हजारों सिपाहियों को मार दिया गया, सिपाही रिबेल्स लोगों को भी, नवाब राजा को भी ट्राई करके हैंग कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई कईयों को, हजारों लोगों को। ठीक, फिर 1857 का जब रिवोल्ट खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ये रिवोल्ट कहीं ना कहीं 1859 में जाकर के खत्म होता है। ठीक, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों की खबर जब मिली तो उसको समझ में आया, यार ये तो बहुत ही बड़ा बवाल था, अभी तो हमारे हाथ से सारा का सारा रिसोर्स चला जाता, कहीं अंग्रेजों को हराने में कामयाब हो जाता है अगर इंडियंस तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया एक्ट पास किया गया 1858 में, और जो पावर्स थी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को, वहाँ की राजा रानी को दे दी गई सारी पावर। ठीक है, और अब वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सारे इंडियन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक, एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर को अपॉइंट कर दिया गया एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। ठीक, वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर ऑल द मैटर्स
रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक। और उसके लिए एक काउंसिल भी रखी गई जिसको इंडिया काउंसिल रखा गया, जो उसको एडवाइस करेगी। फिर तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, उसको टाइटल दे दिया गया वाइस रॉय। वाइस रॉय कौन होता था? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, मतलब राजा का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि अब हम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं यहाँ पे जो भी होगा इंडिया में, और इसके लिए कोई कंपनी वंपनी नहीं होगी, ठीक। दूसरा, जितने भी इंडिया में रूलिंग चीफ थे, उनको एश्योर कराया गया, राजा महाराजाओं नवाब वगैरह को, कि आपकी टेरिटरी कोई नहीं छीनेगा आपसे फ्यूचर में, ठीक है। और उनको ये भी अलाउ कर दिया गया कि आप अपना जो एयर होंगे, ठीक है, जो आपके वंशज है, चाहे अडॉप्टेड ही सन्स क्यों ना हो, वो भी मंजूर कर लिए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ के राजाओं ने भी फिर स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहने के लिए तैयार हैं, ठीक। फिर क्या हुआ? उन्होंने देखा कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं, उन्होंने सिपाहियों ने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था 1857 के रिवोल्ट में। तो सबसे पहले तो उन्होंने उनका रेशियो कम किया। पहले होते थे 6 इंडियन पे 1 अंग्रेज, फिर उन्होंने घटा के कर दिया 2 इंडियन पे 1 अंग्रेज, ठीक है, इतना कम कर दिया। और ऊपर से उन्होंने, पहले भर्तियां होती थी कहाँ से? अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से। अब उन्होंने कर दिया कि ज़्यादातर जो होंगी वो गोरखास को भरो, सिख को भरो, पठान को भरो, ठीक है, आर्मी में। फिर उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें थी वो मुस्लिमों ने करवाई थी, तो उन्होंने मुस्लिम्स की लैंड और प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर लिया बहुत लार्ज स्केल पे, ठीक है। उनका मानना था कि ये रिबेलियन के पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम्स थे, इन्होंने ही लोगों को भड़का करके किया था ये सारा। फिर ब्रिटिशर्स ने ये भी अनाउंस किया कि हम रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारे रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को, और हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक। फिर पॉलिसीज बनाई गई कि किस तरीके से लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से एक ना नया फेज ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1857 के बाद में, ठीक। क्लास 8 में हूँ अभी, इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे है नहीं, धीरे धीरे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में आएगा। अब यहाँ पे एक ना पाइक रिबेलियन की कहानी दे रखी है, ये मैं जानबूझ के छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ो, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ हुआ है। मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप फिर किताब नहीं पढ़ोगे, और मैं चाहता हूँ कि आप वो किताब जरूर पढ़ो। किताब पढ़ने से आपको, आपके दिमाग में वो छप जाएगी चीज़ें। एक बार सुनने के बाद जब आप पढ़ते हो ना कोई चीज़ को, तो वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं जानबूझ के पाइक रेबेलियन का आपको टॉपिक छोड़ रहा हूँ। एक ये है हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। जब इंडिया में 1857 का रिवोल्ट चल रहा था ना, तो उस समय चाइना में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। चाइना में एक रेबेलियन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था थाइपिंग रेबेलियन, ठीक है, थाइपिंग रेबेलियन। इसको चाइनीज, ये थाइपिंग चाइनीज में नाम है, जिसका मतलब हो गया हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। अब वहाँ क्या हुआ कि देखो वहाँ भी डायनेस्टी का राज था एक, जैसे यहाँ मुगल डायनेस्टी थी, वहाँ पे छिंग डायनेस्टी थी, QING, छिंग डायनेस्टी थी। और साथ में अंग्रेज, जैसे इंडिया में कंपनी आए थे, वैसे ये वहाँ भी चाइना में भी थे, ठीक है। चाइना में, यहाँ पे तो सिर्फ अंग्रेज ही थे, ब्रिटिशर्स ही थे अभी पावर में, वहाँ लेकिन हर कोई था चाइना में। वहाँ पे आपका ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, जर्मनी था, जापान था, USA भी था, और डेनमार्क वगैरह भी थे। तो मतलब इतने हिस्सों में चाइना पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी, पूछो मत। इंडिया से ज़्यादा बुरा हाल था चाइना का। तो होंग, इनका लीडर कौन था थाइपिंग रेबेलियन का? मिस्टर होंग थे। होंग कौन था? एक कन्वर्ट था, क्रिश्चियन क्रिश्चियन कन्वर्ट था, ठीक है, उसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। तो वो अगेंस्ट हो चुका था जो चाइना में उस समय फेमस रिलीजन्स थे उनके खिलाफ। कन्फ्यूशियनिज्म और बुद्धिज्म चाइना में उस समय फेमस था, तो उनके खिलाफ बोलता था ये, है ना, उनके खिलाफ था ये। वो चाहते थे कि जो पूरे चाइना में आ, नया ऑर्डर को स्थापित किया जाए, है ना, जहाँ पे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है, कोई सोशल क्लास का डिफरेंस नहीं होगा, मैन पीपल सब एक जैसे होंगे, ठीक है,
कोई ओपियम का कंजम्पशन नहीं करेगा, टोबैको नहीं, अल्कोहल नहीं, गैम्बलिंग नहीं खेलेगा, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करेगा, स्लेवरी प्रोहिबिट कर दी जाएगी। ये सब चाहते थे वो कि मतलब सब बढ़िया बढ़िया हो, एकदम यूटोपिया टाइप में। और ये जहाँ रहते थे ये लोग एकदम कैंप वैम्प लगा के, जैसे देख आज भी जानते हो ना इंडिया में कितने सारे बाबा जी वगैरह हैं, उनके देखते हो कितने भव्य हैं, कितने भव्य जीवन जी रहे हैं, उसी तरीके से थे ये होंग बाबा। ठीक है। और इनकी अपनी लाइफ एकदम लग्जरियस थी, और यही कारण बना कहीं ना कहीं थाईपिंग रेबेलियन फेल होने का। और क्योंकि ये लोग अपना एकदम लग्जरियस लाइफ जीने लगे, जो ऊपर के पोस्ट पे बैठे हुए थे, और जो बेचारे आम जनता थे वो बेचारे मर रहे थे, है ना। खैर ये आपको जानना नहीं ज़्यादा डिटेल में, ये जितना दे रखा है बस आप उतना ही जानो। ठीक। तो ये था पूरा चैप्टर आपका। होप आपको पूरा समझ आ गया हो, कहीं पे कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को मेंशन करना कमेंट में, पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।